हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है संगीता पाठशाला में। मैं संगीता मोदक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इस अध्याय में चर्चा करेंगे वो क्या है। इस अध्याय में क्षेत्रकों के 3 प्रकार के वर्गीकरणों की चर्चा की गई है। ठीक है, मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसको किन वर्गों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, उसके बारे में इस चैप्टर में जो है, इस अध्याय में जो है डिस्कशन की गई है। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो सबसे पहले जो है आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पर, आर्थिक कार्यों के आधार पर यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पर। तो इसका मतलब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसके आधार पर जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उसको बांटा गया है। पहला जो आधार है वो ये है। आइए दूसरा आधार जिस पे कि ये बांटा गया है उसे हम देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार है हमारा संगठन के आधार पर, यानी कि रोजगार नियोजन के आधार पर। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है बांटा गया है हम उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और जो हमारा थर्ड है वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन, वो हमारा है आपका स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ओनरशिप के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके आधार पर दो जो है आपका है, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। तो यानी कि आपका निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे, एक एक करके इन सब वर्गीकरणों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि आर्थिक कार्यों के आधार पर। लेकिन उससे पहले एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, इससे आपकी जो कंसेप्शन है इस चैप्टर के बारे में काफ़ी आसान हो जाएगा। जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उनको 3 जो भागों में है वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आर्थिक कार्यों के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है आपका टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो आर्थिक कार्यों के आधार पर यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर हम लोगों ने इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स में, इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ये भी क्या है इसके बारे में भी हम लोग जो है इस चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो तीसरा कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है आपका, स्वामित्व के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आगे वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो आर्थिक कार्य है उसके आधार पर जैसे हम लोगों ने बांटा है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आर्थिक कार्यों के आधार पर क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने देख लिया है कि आर्थिक कार्यों के आधार पर जो है हमारे जो क्षेत्र है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है आइए देखते हैं।
जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यानी कि जब हम प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, इन सब का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, आप अपने राइट हैंड साइड में देख भी पा रहे हैं इस चार्ट को, इसमें भी ये बात दी हुई है। ठीक है, इसमें जो भी उत्पादित वस्तुएं दिख रही हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो गाय दूध दे रही हो, चाहे वो कोयला मुझे मिल रहा हो या फिर पेड़ हो। ठीक है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन के द्वारा बनाई गई जो आपकी वस्तुएं हैं वो है। ठीक है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है किसको? प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र अथवा सहायक क्षेत्र। ये सहायक क्षेत्र क्यों है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है? हम लोग पशुपालन करते हैं, हम लोग फूलों का उत्पादन करते हैं, हम लोग खेती करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मत्स्य पालन कर रहे हैं बड़े पैमाने में। उसके बाद देखिए डेयरी, जैसे हम देख पा रहे हैं दूध गाय दे रही हैं, फिर लकड़ी वगैरह, ये सब का हम लोग जो है हम लोग को उत्पादन होता है। ये सब प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही होती है। ठीक है, इसी कारण से इसे हम प्राइमरी सेक्टर नहीं तो कृषि क्षेत्र या फिर सहयोग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा अभी, हम लोगों को प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तुएं मिलती है उसका जब हम लोग दूसरे वस्तुओं के रूपों में जब हम उसे उत्पादित करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूँगी, आप गेहूँ से आटा बनाते हैं तो गेहूँ हो गया प्राथमिक क्षेत्र का आपका उत्पाद और आटा हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का उत्पाद। अब आगे देखिए, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होते हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। यहाँ डायरेक्ट हमें वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से नहीं मिल पा रही है, इसका हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं, इसका जो है निर्माण कौन कर रहा है? व्यक्तियों के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसे विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत इसको डालते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत डालते हैं। ये प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकता है। हम लोग इसको कारखानों में, जैसे हमने कहा कि आटा जो है आप घर में भी पीस सकते हैं, निकाल सकते हैं गेहूं से, बड़े बड़े कारखानों में भी होता है। ठीक है, तो ये उत्पादन जो होता है आपका कारखानों में, कार्यशालाओं में या घरों में हो सकती है। ठीक है, ये क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। हम लोग जो द्वितीयक क्षेत्र है इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं या फिर इसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम जो हमारा उत्पाद होता है वो कारखानों में उत्पाद होता है, किसी फैक्ट्री में उत्पाद होता है और हम इसको मशीनों के द्वारा उत्पाद करते हैं। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं, दूध से क्या बनता है? आइसक्रीम। तो दूध हो गया हमारा प्राथमिक संसाधन और हमारा आइसक्रीम क्या हो गया? आपका जो है द्वितीयक क्षेत्र से द्वारा उत्पादित किया हुआ वस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्वितीयक क्षेत्र को समझ लिया। आइए कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फैक्ट्रीज में बिस्किट्स बन रही हैं। भाई गेहूं से बने, मैदा, गेहूं के आटे से बने या फिर हम लोग आटे से बनाए, मैदा से बनाए, ये बिस्किट्स बन रही हैं। ये बिस्किट्स तो प्रकृति के द्वारा नहीं बन रही है, ये हम किसी वस्तु का उपयोग करके, चीनी का, घी का या बटर का, इन सब का उपयोग करके हम बिस्किट्स बना रहे हैं। ठीक है, कारखानों में। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए कि जो भी हम लोग का सेकेंडरी गुड्स होता है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में या द्वितीयक क्षेत्र में जो भी हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो फिनिश्ड गुड होता है। मतलब कि वो जो है अब आपका आप उसको उपयोग करेंगे, डायरेक्ट जो है उपभोक्ता उसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ठीक है, उपभोग करेगा।
जैसे कि कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कहाँ होता है? सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में होता है। और आप एक और उदाहरण को देखिए, गाड़ी बन रही है, लोहा आया, फिर टायर के लिए रबड़ आया, ये सब का उपयोग करके हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने गाड़ी का उत्पादन किया। तो गाड़ी जो है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका द्वितीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे और चर्चा करेंगे कि आगे हम लोग को क्या देखना है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं अब हम लोग। तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं। ये गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वस्तुओं का डायरेक्ट उत्पादन नहीं होता है। ये क्या करती है? उत्पादन प्रक्रिया जो होती है वहाँ पे सहयोग करती है और मदद करती है इसको वस्तुओं को बाजार तक पहुँचाने में। जैसे कि देखिए, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो अपने आप तो बाज़ार में पहुंचती नहीं है। हमें इन सबको बाज़ार में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रक ज़रूरत होती है, ट्रेनों की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ से हमें मिलता है? तृतीयक क्षेत्रों के द्वारा मिलता है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर हमें क्या देती है? हमें इन सब की सेवाएँ प्राप्त करती है, जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के द्वारा पहुँचा पाते हैं, जिससे कि इसकी बिक्री हो पाए। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि परिवहन हो गया, आप गाड़ी घोड़ा जो भी चल रही है, ये तृतीयक क्षेत्र के आपका एग्जाम्पल है। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोग तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में जो भी गतिविधियां होती हैं, इसे हम जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो भी उत्पाद होता है उसे हम छू पाते हैं, उसे हम देख पाते हैं। लेकिन जो प्राथमिक तृतीयक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती है, उसके द्वारा जो भी उत्पादन होता है, उस सर्विसेज यानी सेवाएं, उसे हम लोग महसूस कर पाते हैं। जैसे परिवहन, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, ये हमें सेवा प्रदान कर रही है। हम इसको महसूस कर सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते हैं। गाड़ी को छू सकते हैं, लेकिन हमें जो सेवा मिल रही है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो ये सहायक सहयोग का काम कर रही है, ये क्या है? ये हमारा एक हम लोग मानसिक लेवल स्तर से इसे समझ सकते हैं। ठीक है। भंडारण, उसके बाद संचार। भंडारण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हम लोग जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुएं अगर हम कोल्ड स्टोर या फिर किसी भंडारण में नहीं रखेंगे तो वो सड़ जाएंगे। तो ये हमें उन सब सेवाओं का जो है हमको मदद करती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? सही तरीके से रख सकते हैं लंबे समय के लिए। संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सब किसके अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आती है। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस क्षेत्र में वस्तुओं का जो है स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे इसके बदले क्या करते हैं? वस्तुओं का जो उत्पादन होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा, उसे हम लोगों तक पहुँचाने में किस तरीके से ये मार्केट तक जाए, इसका हम लोग क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर जो हो गया वो भी इसके अंतर्गत आएगा, टीचर जो हो गया वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स है। चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में हम लोगों ने टर्शियरी सेक्टर जो है यानी कि सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स को दिखाया है। जैसे कि टीचर का आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, एरोप्लेन, टैक्सी, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, उसके बाद डॉक्टर, पुलिस, ये सारे क्या है? टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के? टर्शियरी सेक्टर के। ये सब हमें सेवाएं प्रदान कर रही है, हमारे जो भी जीवन में सहूलियत हो सके ऐसे प्रकार की सेवाएं हमें दे रही है, जिससे कि और भी आसान बने लोगों का जीवन। और हर प्रकार से जो एक मानव के विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो ये सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर प्रदान करती है। अब अगर हम इन तीन क्षेत्रों की तुलना करते हैं, तीनों क्षेत्रों की अगर हम तुलना करते हैं, तो देखिए प्रत्येक क्षेत्रों की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात कि इतने सारे वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, हम इनकी गणना किस प्रकार से करते हैं।
दूसरा है कुल उत्पादन को हम कैसे जानते हैं, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा, तो हज़ारों की संख्या में वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं का गणना करना असंभव कार्य है। हम जानते हैं कितने कितने मात्रा में बिस्किट्स बन रहे हैं, कारें बन रही हैं, तेल का उत्पादन हो रहा है, हम इनको गिने कैसे? क्या ये संभव है? ये असंभव एक कार्य है जिसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों चीज़ों की उत्पादन हो रही है जिसकी गणना करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो फिर इस समस्या को समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि हम लोग जो वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करते हैं, हमें उन संख्याओं का योग नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही असंभव बात है। हमें उनके मूल्यों का उपयोग करना है। ठीक है, अब ये मूल्यों का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होंगे ना। अगर हम 8 रुपये को 10,000 किलोग्राम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि जो हमारा उत्पादन हुआ उसका कुल मूल्य कितना हो गया, 80,000, जो कि आसान है करना। इसके बाद दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होंगे। अगर हम 10 रुपये को 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेंगी। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त होता है। तो हमें जब इस तरीके से योगफल मूल्य मिलता है तो हमारे लिए आसान होता है कि हम जो है अपनी गणना को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे इसी चैप्टर का, जिसमें कि हम लोग जीडीपी और जो इम्पोर्टेंट और भी कुछ टॉपिक है फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तु है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑन द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।